बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। नहुम जमात में तारीख के इस सेशन में हमारा आज का मौजू है साइंस और टेक्नोलॉजी। आज़ादी के बाद भारत ने साइंस और टेक्नोलॉजी में जो कारहाय नुमायां अंजाम दिए हैं, हम उसके मुतालिक इस सबक में मालूमात हासिल करेंगे। इसी तरह साइंस और टेक्नोलॉजी के अहम शोबों और अदारों की खिदमात का भी मुताला करेंगे। सबसे पहले सबक के अहम निकात पर एक नज़र डालते हैं। इस सबक में हम जौहरी तवानाई कमीशन, जौहरी तजुर्बा, मिसाइल टेक्नोलॉजी की तरक्की, खलाई तहकीक और तकनीकी तरक्की का जायजा लेंगे। तकनीकी तरक्की के ज़िम्न में टेली मवासिलात खिदमात, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन और रेलवे टेक्नोलॉजी की तरक्की का मुताला करेंगे। आज़ादी के बाद भारत में हुई तकनीकी तरक्की का हम जायज़ा ले रहे हैं इन निकात की मदद से। पिछले सेशंस में हमने टेली मवासिलात खिदमात, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, पिन कोड, ISD, मोबाइल, BSNL और ONGC के मुतालिक तफसीली मालूमात हासिल की। आज के सेशन में हम रेलवे और टेक्नोलॉजी का मुताला करेंगे और ख़ास तौर पर कोकन रेल के रास्ते पर टेक्नोलॉजी के जो रिकॉर्ड्स हैं उनका जायज़ा लेंगे। तकनीकी तरक्की से मुतालिक इस सेशन की शुरुआत करते हैं और अब हम बात करेंगे रेलवे और टेक्नोलॉजी की। इंडियन रेलवेज, लाइफलाइन टू द नेशन। भारत में रेलवेज की शुरुआत हुई 1853 में। इंडियाज फर्स्ट रेलवे ओपनड इन 1853। 16 अप्रैल सन 1853 में मुंबई के बोरीबंदर स्टेशन से थाने तक पहली रेल चली और उसके बाद हम देखते हैं आज रेलवेज भारत के लिए लाइफलाइन है। हज़ारों पैसेंजर्स को, मुसाफिरों को अपनी मंजिल तक पहुंचाने का काम इंडियन रेलवे कर रही है। जदीद भारत की तारीख में रेलवे के ज़रिए इख्तियार की गई टेक्नोलॉजी का हिस्सा निहायत अहम है। रेलवे में नशिस्तों के रिजर्वेशन के निज़ाम की फ़आलियत गलतियों से पाक और मुनज़्ज़म तौर पर काम के लिए 1984 में दिल्ली में सबसे पहले कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन का निज़ाम शुरू किया गया।
आमतौर पर टिकट विंडोज़ पर इस तरह की भीड़ दिखाई देती थी। टिकट रिजर्वेशन के लिए लोगों को लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था, मगर 1984 में सबसे पहले दिल्ली में कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन का निज़ाम शुरू किया गया और अब टिकट रिजर्वेशन के लिए लंबी कतार में खड़े रहने की कोई ज़रूरत नहीं, गलतियां भी कम होती हैं और टिकटिंग का निज़ाम ज़्यादा एफिशिएंट हो गया है। किसकी बदौलत? कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन सिस्टम की बदौलत। मौजूदा दौर में रेलवे ई टिकट ऑनलाइन बुक कराए जा सकते हैं अपने कंप्यूटर की मदद से और अपने मोबाइल फ़ोन्स की मदद से। तो ये पूरा सिस्टम बहुत ही ज़्यादा आसान, एफिशिएंट और गलतियों से पाक मुनज़्ज़म हो गया है। 1984 में दिल्ली में कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन का सिस्टम शुरू हुआ। उसी साल कोलकाता में मेट्रो रेल का आगाज हुआ। मुंबई में मुंबई मेट्रो की शुरुआत हुई 8 जून सन 2014 में। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, मुंबई मेट्रो का अंदरूनी मंजर। आप में से कई इसमें सफ़र भी कर चुके होंगे। तो 8 जून सन 2014 में मुंबई मेट्रो का आगाज हुआ। इंडियन रेलवेज की तरक्की का ये सफ़र बहुत ही शानदार है। न सिर्फ रेल टेक्नोलॉजी बल्कि टिकट रिजर्वेशन और मुसाफिरों को सहूलियात फराहम करने में भी काफ़ी तरक्की हुई है। रेल टेक्नोलॉजी में तरक्की की एक उम्दा मिसाल है कोंकण रेलवे। 1998 में कोंकण रेलवे की इब्तिदा हुई। तकरीबन 760 किलोमीटर लंबे गोवा, कर्नाटक, केरला और महाराष्ट्र इन 4 रियासतों में फैले हुए कोंकण रेल के रास्ते पर टेक्नोलॉजी के कई रिकॉर्ड्स हैं। दिस इज द रूट ऑफ कोंकण रेलवे। तकरीबन 760 किलोमीटर लंबे गोवा, कर्नाटक, केरला और महाराष्ट्र इन 4 रियासतों में फैले हुए कोंकण रेल के रास्ते पर टेक्नोलॉजी के कई रिकॉर्ड्स हैं। टेक्नोलॉजी के वो रिकॉर्ड्स कौन से हैं, आइए उनका जायजा लेते हैं। कोंकण रेलवे के रास्ते में कुल 12 सुरंगें हैं और करबुड़े सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है। 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग ये भारत की सबसे लंबी सुरंग करार दी गई है और ये सुरंग कोंकण रेलवे के रास्ते में है। करबुड़े सुरंग भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है जो कोंकण रेलवे के रास्ते में है। क्या आप जानते हैं विच इज इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड टनल? द चेनानी नाशरी टनल इज इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड टनल। इसकी लंबाई है 9.2 किलोमीटर्स। आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितना तवील है। 2 अप्रैल सन 2017 से ये इस्तेमाल के लिए शुरू किया गया। जम्मू एंड कश्मीर में वाक़े है और अब इसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है। इसे श्यामा टनल भी कहा जाता है।
ये कंस्ट्रक्शन के वक्त के मनाजिर आप देख सकते हैं चेनानी नशरी रोड टनल के, जिसे अब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल कहा जाता है। भारत में टेक्नोलॉजी के शोबे में हुई तरक्की का ये एक उम्दा नमूना है। अप्रैल सन 2017 में ये इस्तेमाल के लिए शुरू किया गया। हम बात कर रहे थे कोंकण रेलवे की। कोंकण रेल के रास्ते में कुल 12 सुरंगें हैं और कारबुड़े की 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग सबसे लंबी सुरंग करार दी गई है। इसी तरह 179 बड़े और 1819 छोटे छोटे पुल इस रास्ते पर हैं। इंतहाई हैरतनाक आप पुल की ऊंचाई देख सकते हैं और उस पर रेल गुजरते हुए। इन मनाजिर को देखकर भारत में हुई रेलवे टेक्नोलॉजी की तरक्की का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। होनार के पास श्रावती नदी पर बनाया गया 2065.8 मीटर तवील पुल सबसे बड़ा पुल है। यह है होनार के पास श्रावती नदी पर बनाया गया पुल, जिस पर कोंकण रेल गुजरती है। रत्नागिरी की पनवल नदी पर 64 मीटर ऊंचा पुल सबसे ऊंचा पुल करार दिया गया है। अक्सर चट्टानें खिसकती हैं, खासतौर पर बरसात में लैंडस्लाइड्स के वाकयात होते हैं। हादसात से बचने के लिए चट्टानों के खिसकने वाले रास्तों पर इंजन में सेंसर्स बिठाए गए हैं। कोंकण रेलवे भारतीय रेल के लिए अनूठी मिसाल मानी जाती है। पश्चिमी तटीय क्षेत्र होने के कारण रेल निर्माण कर्मचारियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बाढ़, भूस्खलन और सुरंगों के गिर जाने के कारण निर्माण कार्य कई बार प्रभावित हुआ था, लेकिन श्री ई श्रीधरन जी के कुशल नेतृत्व और काबिल सिविल इंजीनियरों ने 20वीं सदी के सबसे बड़े रेलवे उपक्रम परियोजना को समय पर पूरा किया। ये परियोजना श्री मधु दंडवते, अर्जुन बलवंत बालावरकर, जॉर्ज फर्नांडिस और बैरिस्टर नाथ पै की दूरदर्शिता और एक अच्छी सोच का परिणाम है। सन 1998 में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कोंकण रेलवे को राष्ट्र को समर्पित किया। कोंकण रेलवे भारत के सबसे घनी आबादी वाले शहर मुंबई और मंगलोर को जोड़ने वाली
एक कड़ी है। 760 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन महाराष्ट्र के रोहा स्टेशन से गोवा होते हुए कर्नाटक के ठोकूर स्टेशन तक जाती है। कोंकण रेलवे ने मुंबई से मंगलोर तक की लगभग 1127 किलोमीटर की दूरी कम की तथा 26 घंटों की यात्रा का समय बचाया। ये परियोजना भारत के सबसे मुश्किल दुर्गम तटीय इलाकों, 2000 से अधिक पुलों, 91 सुरंगों और तंग घाटियों से गुजरती है। कोंकण रेल के रास्ते पर टेक्नोलॉजी के ये रिकॉर्ड्स वाकई काबिले तारीफ हैं। पहले सेशन में हमने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के खलाई तहकीक के प्रोग्राम्स के मुतालिक मालूमात हासिल की। तवालत को मद्देनज़र रखते हुए इसरो के प्रोग्राम्स से मुतालिक ये वीडियो हम उस वक्त शामिल नहीं कर पाए। आइए एक वीडियो के ज़रिए हम इसरो के खलाई प्रोग्राम्स के मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। बात की जाए अंतरिक्ष में हुई खोजों की तो जुबान पर सबसे पहला नाम अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का आता है। वहीं इसके बाद यूरोपियन और रूसी अंतरिक्ष मिशन भी दुनिया भर में चर्चित हैं। लेकिन इन सब के बीच हाल ही के कुछ सालों में स्पेस एक्सप्लोरेशन में हमारी भारत की एजेंसी इसरो का नाम उभर कर सामने आया है। इतना ही नहीं, हमने पिछले कुछ समय में स्पेस में कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स कायम किए हैं जिन्हें देखकर पूरी दुनिया हैरान है। बात अगर स्पेस में रॉकेट द्वारा सैटेलाइट लॉन्च करने की हो तो पूरी दुनिया में इसरो का कोई मुकाबला नहीं है। फरवरी 2017 में इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च कर एक नया इतिहास रच दिया और रूस जैसी बड़ी ताकत को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि इससे पहले एक बार में सबसे ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड रूस के नाम था। हालांकि इन 104 सैटेलाइट में से ज्यादातर छोटे आकार के थे, लेकिन इनमें से हर एक को कुछ सेकंड के अंतर के बीच सफलतापूर्वक स्पेस में उनकी जगह पर स्थापित करना अपने आप में बड़ी बात थी। और ये काम केवल एक रॉकेट ने 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हुए किया। और सबसे दिलचस्प बात ये रही कि इनमें से केवल 3 सैटेलाइट ही भारत के थे। बाकी के 101 सैटेलाइट इजराइल, कजाकिस्तान, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और अमेरिका के थे। यानी ऐसे मिशंस को किफायती दामों में पूरा करने से इसरो को स्पेस बाजार में मोटी कमाई करने का जरिया मिल चुका है। ऐसा नहीं है कि इसरो अभी स्पेस एक्सप्लोरेशन में उतरा है, बल्कि इस कहानी की शुरुआत पिछले कई दशकों से चली आ रही है। भारत ने स्पेस में बड़ी उपलब्धि तब हासिल की जब अक्टूबर 2008 में इसरो ने अपने चंद्रयान को सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेज दिया। चंद्रयान का उद्देश्य चंद्रमा की सतह के विस्तृत नक्शे, पानी के अंश और हीलियम की तलाश करना था। चंद्रयान प्रथम ने चंद्रमा से 100 किलोमीटर ऊपर 550 किलोग्राम का एक सैटेलाइट ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया। इस सैटेलाइट ने अपने रिमोट सेंसिंग उपकरणों के जरिए चंद्रमा की ऊपरी सतह के चित्र भेजे। लेकिन कौन जानता था कि भारत का चंद्रयान सदी की सबसे बड़ी खोज
करने वाला है। इसरो ने दावा किया कि उनके यान ने चंद्रमा पर पानी खोज लिया है। चांद पर पानी की मौजूदगी का पता चंद्रयान पर लगे भारत के अपने मून इम्पैक्ट प्रोब ने लगाया। इसके बाद नासा ने भी चांद पर पानी होने की पुष्टि की और इसके साथ भारत उन चंद देशों की लिस्ट में शामिल हो गया जिन्होंने चांद पर अपने यान भेजे थे। लेकिन इसके बाद हम रुके नहीं और भारत के लिए गर्व का समय तब आया जब इसरो द्वारा छोड़ा गया मंगलयान अपने पहले ही प्रयास में मंगल की ऑर्बिट में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया। इससे पहले मंगल पर भेजे गए 2/3 मिशंस फेल रहे, लेकिन भारत दुनिया में अपनी पहली कोशिश में ही सफल होने वाला पहला देश और दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया जिन्होंने मंगल पर अपने मिशंस भेजे थे। इसके अलावा ये मंगल पर भेजा गया सबसे किफायती मिशन भी था, जिसकी लागत नासा के पहले मंगल मिशन से 10 गुना कम थी। भारत एशिया का ऐसा करने वाला पहला देश बना क्योंकि इससे पहले चीन और जापान अपने मंगल अभियान में असफल रहे थे। मंगलयान अपनी कई खूबियों के लिए दुनिया भर में जाना गया। इसके साथ थे इसके मीथेन डिटेक्टर्स जो नासा के किसी भी मंगल की परिक्रमा कर रहे सैटेलाइट में नहीं थे। मंगलयान अभी अपना काम कर रहा है। वैज्ञानिक धरती से उसे कंट्रोल कर रहे हैं और जरूरी डेटा पर नजर रख रहे हैं। लेकिन ये मंगलयान केवल हमारी शुरुआत है। इसरो ने 2020 तक मंगलयान 2 लॉन्च करने की बात रखी है और इस बार सिर्फ ऑर्बिटर ही नहीं बल्कि उसके साथ मंगल की सतह पर चलने वाला रोवर भी शामिल होगा। ये तो थी दूसरे प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करने की बात, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसरो एस्ट्रोनॉमी में भी अपना योगदान दे रही है। आपको शायद पता हो कि हबल स्पेस टेलीस्कोप की तरह भारत की भी एस्ट्रोसैट नाम की ऑब्जर्वेटरी स्पेस में तैनात है, जिसे सितंबर 2015 में श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक धरती की निचली कक्षा में स्थापित किया गया था। हालांकि आकार में ये हबल से काफी छोटी है, लेकिन इसके काम बहुत बड़े हैं। यह एक ही समय में अल्ट्रावायलेट, ऑप्टिकल, निम्न और उच्च ऊर्जा एक्सरेज वेव बैंड में ब्रह्मांड की निगरानी करने में सक्षम है। सीधी भाषा में कहें तो जिस तरह से एस्ट्रोसैट ब्रह्मांड को देखती है, उस तरह से देखने के लिए दूसरी ऑब्जर्वेटरीज को कई तरह के कोऑर्डिनेशन करने पड़ेंगे। भारत की ये एस्ट्रोसैट दुनिया भर में तब चर्चा में आई जब इसने एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना को समझने में वैज्ञानिकों की मदद की। ऑब्जर्वेटरी लीगों ने हाल ही में सुदूर ब्रह्मांड में 2 ब्लैक होल के मर्ज होने से पैदा हुई ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया था और ठीक उसी समय अंतरिक्ष के उसी हिस्से में एक गामा रे विस्फोट दर्ज किया गया। वैज्ञानिक पहले इसे लेकर कंफ्यूज थे, कहीं ये गामा रे विस्फोट उन्हीं ब्लैक होल्स के मर्ज होने का नतीजा तो नहीं था। लेकिन एस्ट्रोसैट की मदद से सब ये जान पाने में सफल हो पाए कि वो गामा रे विस्फोट उन ब्लैक होल्स के मर्ज होने से नहीं बल्कि किसी सुपरनोवा एक्सप्लोजन के कारण हुआ था। इसीलिए ये दोनों घटनाएं अलग थीं। अगर उस समय एस्ट्रोसैट में वो गामा रे विस्फोट दर्ज नहीं होता तो शायद हम कभी इस घटना के पीछे की सच्चाई नहीं जान पाते। इतना ही नहीं, स्पेस में तैनात हमारी इस अंतरिक्ष दूरबीन ने कई और दिलचस्प घटनाओं को देखा है। एस्ट्रोसैट ने आज से करीब 6 अरब साल पुराने छोटे वैम्पायर तारे को अपने से बड़े तारे का शिकार करते हुए कैमरे में कैद किया है। इसके अलावा हमारे सबसे नजदीकी तारे से निकलने वाली सौर लपटों का भी एस्ट्रोसैट ने अवलोकन किया है। इसकी काबिलियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसने हमसे 10 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर मौजूद गैलेक्सी की तस्वीरें भी ली हैं, जहां नए तारे तेजी से जन्म ले रहे हैं। सबसे मजे की बात यह है कि हम इतना सब करने के बाद भी यहीं पर नहीं थमने वाले।
बल्कि भविष्य में इसरो के कई ऐसे मिशंस हमें देखने को मिलने वाले हैं जो भारत को एक नई पहचान देंगे। मंगलयान 2 के अलावा चंद्रयान 2 की भी तैयारियां चल रही हैं और हम आने वाले समय में वीनस, जुपिटर और सूर्य तक का अध्ययन अपने बलबूते पर करने वाले हैं। हमारे सामने बजट को लेकर मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन ये मुश्किलें हमें रोक नहीं सकती। ये तो बस हमारी शुरुआत है। अब वो वक्त आ चुका है जब स्पेस में भारत का परचम लहराने वाला है। 22 जुलाई सन 2019 चंद्रयान 2 कामयाबी के साथ लॉन्च किया गया। चंद्रयान 2 बड़ी कामयाबी से लॉन्च हुआ, मगर इस मिशन को कामयाबी न मिल सकी। India's ambitious mission to land on the moon failed. The Vikram lander of the Chandrayaan 2 mission crashed on the lunar surface. चंद्रयान 2 कामयाब ना हो सका, मगर इसरो के साइंसदानों के हौसले बुलंद हैं और उनकी खलाई तहकीक का सिलसिला जारी है। इस तरह भारत ने साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में मुसलसल तरक्की की है, नई तहकीकात की हैं। भारत 21वीं सदी का एक अहम मुल्क है और भारत ने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के ज़रिए दुनिया में अमन फैलाने का काम किया है। 21वीं सदी में ये मज़ीद तरक्की के मंसूबे बना रहा है। आपकी दरसी किताब में सफ़ा नंबर 42 पर मश्क के तौर पर कुछ सवालात दिए हुए हैं, आइए उन्हें हल करते हैं। ज़ैल में से मुनासिब मुतबादिल चुनकर बयान को दोबारा लिखिए। नंबर 1, एटमी तवानाई कमेटी के पहले सदर की हैसियत से डैश का तकर्रुर अमल में आया। ऑप्शंस हैं अलिफ डॉक्टर होमी भाभा, बे डॉक्टर होमी सेठना, जीम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और दाल डॉक्टर राजा रमन्ना। तो एटमी तवानाई कमेटी के पहले सदर की हैसियत से डॉक्टर होमी भाभा का तकर्रुर अमल में आया। दूसरा बयान है डैश इसरो का मुकम्मल तौर पर भारत में बनाया गया पहला मवासलाती सैयारचा है। ऑप्शंस हैं अलिफ आर्यभट्ट, बे इनसेट 1B, जीम रोहनी 75 या दाल एप्पल। तो मुकम्मल तौर पर भारत में बनाया गया इसरो का पहला मवासलाती सैयारचा कौन सा है? हम पढ़ चुके हैं एप्पल। एप्पल इसरो का मुकम्मल तौर पर भारत में बनाया गया पहला मवासलाती सैयारचा है, जो 19 जून 1981 को फ्रेंच गियाना से रवाना किया गया और उसकी वजह से तालीमी मैदान में काफी मदद मिली। और अब मंदरजा ज़ैल में से गलत जोड़ी पहचान कर लिखिए। आइए देखते हैं जोड़ियां कौन सी हैं। नंबर 1, पृथ्वी, जमीन से जमीन पर हमला करने वाला मिसाइल। नंबर 2, अग्नि, जमीन से ज़ेर आब हमला करने वाला मिसाइल। नंबर 3, आकाश, जमीन से आसमान में हमला करने वाला मिसाइल। और नंबर 4, नाग,
दुश्मन के फौजी टैंक तबाह करने वाला। तो आप पहचान गए होंगे कि इसमें गलत जोड़ी कौन सी है। हम जानते हैं पृथ्वी जमीन से जमीन पर हमला करने वाला मिसाइल, आकाश जमीन से आसमान में हमला करने वाला मिसाइल है, और नाग दुश्मन के फौजी टैंक तबाह करने वाला मिसाइल। गलत जोड़ी है अग्नि, जमीन से जेर आब हमला करने वाला मिसाइल। ये जोड़ी गलत जोड़ी है। 1988 में पृथ्वी और 1989 में अग्नि मिसाइल की कामयाब जांच अमल में आई थी, और हम पढ़ चुके हैं कि भारत की सरहदों को महफूज रखने के लिए बाद में अग्नि 1 की भी जांच अमल में आई। तो अग्नि जमीन से जेर आब हमला करने वाला मिसाइल नहीं है। आपकी दरसी किताब में सफ़ा नंबर 42 पर सवाल दिया हुआ है, पोखरन एटमी जांच की मालूमात लिखिए। पहले सेशन में हमने पोखरन एटमी जांच के ताल्लुक से काफ़ी मालूमात हासिल की। इस वीडियो के ज़रिए उस मालूमात में इजाफा करते हैं। 11 मई 1998 ये वो तारीख है जिस दिन भारत ने दुनिया के बड़े बड़े देशों को चौंका दिया था, क्योंकि 11 से 13 मई तक राजस्थान की पोखरन रेंज में एक नहीं बल्कि 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे। और ये परीक्षण प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और डीआरडीओ के प्रमुख डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में किए गए थे, जो बाद में जाकर देश के राष्ट्रपति भी बने। ये भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण था और भारत का पहला परमाणु परीक्षण मई 1974 में किया गया था, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। और 1998 में जो परीक्षण किया गया था उसमें 45 किलोटन का एक फ्यूजन परमाणु उपकरण शामिल था, जिसे आमतौर पर हाइड्रोजन बॉम्ब के नाम से जाना जाता है। और इसलिए कह सकते हैं कि 11 मई 1998 को हुआ परीक्षण एक हाइड्रोजन बॉम्ब का परीक्षण था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार के नेतृत्व में किया गया था, और जबकि 1998 में किया गया परमाणु परीक्षण पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के नेतृत्व में किया गया था। 1998 के इस परमाणु परीक्षण के बाद कई देश भड़क गए थे, और इसके बाद जापान और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों ने भारत के खिलाफ विभिन्न चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया था। और इस परीक्षण के बाद जिस समय दुनिया के दूसरे देश इसकी तीखी प्रतिक्रिया कर रहे थे, उस समय भी एक देश ऐसा था जिसने भारत के इस परीक्षण का समर्थन किया था, और उस देश का नाम है इजराइल, क्योंकि उस समय एकमात्र इजरायली ऐसा देश था जो भारत के इस परीक्षण में साथ था। दरअसल जब भारत इन परीक्षणों को करने की तैयारी में था, तब अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA भारत पर नजर रखे हुई थी, और उसने पोखरन पर निगरानी रखने के लिए 4 सैटेलाइट्स लगाई थी। हालांकि फिर भी भारत ने CIA और उसके सैटेलाइट्स को चकमा देते हुए ये परमाणु परीक्षण कर दिया। इस परीक्षण की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए इससे जुड़े वैज्ञानिक एक दूसरे से भी कोड लैंग्वेज में बात करते थे, और उन सभी को एक कोड नेम दिया गया था, और वे एक दूसरे को इन्हीं कोड नेम से बुलाते थे। और दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों का ध्यान इस परीक्षण से हटाने के लिए पोखरन में परमाणु परीक्षण किए जाने से पहले कई सारी मिसाइलें, रॉकेट्स और बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया था। और उस दिन सभी को आर्मी की यूनिफॉर्म में परीक्षण स्थल पर ले जाया गया था, ताकि खुफिया एजेंसियों को लगे कि आर्मी के जवान ड्यूटी दे रहे हैं। और यहाँ तक कि इस टीम में मौजूद भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी आर्मी की यूनिफॉर्म में मौजूद थे, और बताया जाता है कि डॉक्टर कलाम को कर्नल पृथ्वीराज का नाम दिया गया था। इन परीक्षणों के लिए सुबह के 3 बजे इन परमाणु बॉम्ब्स को आर्मी के 4 ट्रकों के जरिए ट्रांसफर किया गया था, और इससे पहले इसे मुंबई से इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट से जैसलमेर बेस पर लाया गया था। इस परीक्षण के लिए पोखरन को चुनने का एक मुख्य कारण ये था कि यहाँ पर कोई भी इंसानी बस्ती नहीं थी, और जो थी वो बहुत दूर थी। वैज्ञानिकों ने इस मिशन को पूरा करने के लिए रेगिस्तान में बड़े बड़े कुएं खोदे थे, और इनमें इन परमाणु बमों को रखा गया था। और फिर इन परीक्षणों को पूरा किए जाने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐलान किया था कि आज 15:45 पे भारत ने पोखरन रेंज में अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया है, और वो खुद धमाके वाली जगह पर भी गए थे। Today at 15:45 hours,
India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. I warmly congratulate the scientists and engineers who have carried out these successful tests. और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इस परीक्षण के सफल होने की घोषणा की थी। डॉक्टर कलाम ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उस समय भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव काफी ज्यादा था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तय किया था कि वे आगे बढ़कर परीक्षण करेंगे और तब जाकर भारत इस परीक्षण के साथ ही एक परमाणु संपन्न देश बन गया। इस परीक्षण के लिए इंडियन आर्मी के 58 इंजीनियर रेजिमेंट को चुना गया था और इस रेजिमेंट के कमांडेंट थे कर्नल गोपाल कौशिक। इनके संरक्षण में ही भारत के परमाणु हथियारों का परीक्षण किया जाना था और उन्हें इस मिशन को सीक्रेट रखने का काम सौंपा गया था। और इस सफलता के बाद ही 11 मई को आधिकारिक तौर पर भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में घोषित किया गया। और इसके बाद ही तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया था। अमेरिका का कहना था कि भारत ने बिना यूएन को सूचित किए इस परमाणु बम का परीक्षण किया है और इससे दूसरे देशों में असुरक्षा और भय का माहौल बनेगा। हालांकि भारत की ओर से जवाब दिया गया था कि उन्होंने युद्ध करने के लिए इस परमाणु बम को विकसित नहीं किया है और कोई भी इसके बाद भारत पर उंगली नहीं उठा पाया, क्योंकि सब भारत के इतिहास से वाकिफ थे कि भारत ने कभी भी किसी भी दूसरे देश पर पहले जंग की पहल नहीं की है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कड़ी मेहनत के कारण ही आज भारत का नाम परमाणु शक्ति वाले देशों में आया है। और इन सब के बावजूद भी भारत कभी भी इस परमाणु बम को किसी दूसरे देश को धमकाने के लिए इस्तेमाल नहीं करता है और ये महज देश की सुरक्षा के लिए है, जिसे शायद ही कभी इस्तेमाल किया जाए। और परमाणु बम बनाकर भारत ने बस इतना साबित किया है कि वो दुनिया में किसी से भी कम नहीं है। तो हमारे अगले सबक में इंशाअल्लाह हम सनत व हिरफत और तिजारत में भारत की तरक्की के मुताल्लिक मालूमात हासिल करेंगे। आज का हमारा सेशन यहीं मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले सेशन में ज़रूर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।